हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस। आज हम आगे वाली मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कौन कौन सी मिट्टी ली थी? जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था। और कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ा था? काली मिट्टी के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में अपन और आगे पढ़ते हैं। एक बार जलोढ़ मिट्टी के ऊपर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर कहाँ से उत्तरी मैदान से लाई जाती है जलोढ़ मिट्टियाँ। किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को कांच, कचहरी, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है। कौन कौन सी बड़ी नदियाँ थी? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और इसे क्या क्या कहते हैं? बांगर और खादर। दो प्रकार की होती है, बांगर जो पुरानी होती है। नेक्स्ट, ये मृदाएं कहाँ कहाँ है होती है? राजस्थान और गुजरात में होती है। इनमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त। और इनमें कौन कौन सी खेती की जा सकती है? गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती की जाती है। के बाद काली मृदा। काली मृदा कहाँ से उत्पन्न होती है? ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है, उससे जो चट्टानें निर्मित होती है, उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये काली मृदा उससे उत्पन्न होगी, इसलिए इनका रंग कैसा होगा? काला होगा। और इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम ऐसे तत्व पाए जाते हैं। ये मिट्टी चिकनी और बारीक होती है। इस मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इन मिट्टी के ऊपर क्या होती है? दरारें होती है। इन मिट्टी के ऊपर क्या होती है? दरारें होती है। इसलिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नीचे तक इसके पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। ठीक है। इस मिट्टी में किस किस का उत्पादन किया जा सकता है? कपास का, चावल, गन्ना, गेहूं, सब्जियां, फल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और सोयाबीन की पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। क्या पढ़ेंगे? जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। तो जलोढ़ मिट्टी में कैसे? जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? पोटाश, चूना एवं फास्फोरस का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है, किंतु इसमें नाइट्रोजन व जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अपनी उर्वर शक्ति के लिए प्रसिद्ध है कि इसमें उर्वरक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी ये खाद बहुत अच्छी बनाती है मिट्टी। अगर खाद बनती है तो उससे क्या होगी? मिट्टी उपजाऊ होगी। काली मिट्टी में क्या है? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निकले ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह उर्वरक मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। कपास की खेती जिसमें बहुत ज्यादा होती है और इसका रंग काला होता है। ये इतना सा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा लाल पीली मृदा। कौन सी? लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी छिद्र युक्त होती है, यानी उनके अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती है। भाई हम क्या बोलेंगे कि भाई जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, यानी ये कौन सी है भाई? लाल और पीली मिट्टी है। तो दक्षिण वाले जितने भी क्षेत्र हैं, दक्षिण वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी दक्षिण वाले क्षेत्र में। और कुछ पूर्वी इलाकों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। पहले तो दक्षिण पूर्वी इलाकों में यह मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण वाले राज्यों में और दक्षिण पूर्वी वाले इलाकों में यह लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है, जिसके कारण ये कम उपजाऊ होती है। अब भाई ये क्या हुआ कि भाई ये मिट्टी क्या है? चिकने कणों से मिलकर बनी होती है।
तो यह क्या है, कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ मीन्स इसकी उपजाऊ, इसमें फसल बोते हैं तो मतलब वो कम, एक बार दो बार बोली, तीन बार बोली, इससे ज्यादा अपन फसल नहीं बो सकते, तो कम उपजाऊ होती है। उसके बाद सेकंड आता है अपना, इन मिट्टियों में बाजरा, ज्वार, कपास, दलहन, तंबाकू, मूंगफली व आलू तथा घाटियों में गन्ना भी पैदा किया जाता है। कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है? बाजरा, ज्वार, कपास, दलहन, तंबाकू, मूंगफली व आलू तथा घाटियों में मीन्स वहाँ जो दक्षिणों में पहाड़ है और दक्षिण पूर्व में जो पहाड़ है उनकी घाटियों में गन्ने की फसल भी की जाती है। सेकंड है, भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भागों में, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य के पठार पर है। कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भागों, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य के पठार पर है। ठीक है बेटा। थर्ड है, फोर्थ है अपना, उत्तर प्रदेश के बांदा। अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों में पाई जाती है। बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर एवं हमीरपुर जिलों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। पहले तो दक्षिण पूर्वी में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी के सभी राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर एवं हमीरपुर। लेटेराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है। अब ये लेटेराइट किस शब्द से बना है? लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। भाई ईंट का रंग लाल होता है तो इससे हम याद करने के लिए क्या कह सकते हैं कि भाई इसका रंग भी क्या होगा? लाल या पीला। इस मृदा की ऊपरी परत प्राय सख्त होती है। इस मृदा की जो ऊपरी परत होगी वो थोड़ी सी हार्ड होगी। सख्त मतलब क्या होगी? कठोर होगी। इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। कैसा होता है? लाल या पीला। सेकंड है, वर्षा से होने वाली निक्षालन क्रिया के कारण मृदा की ऊपरी परत के कोमल कण बह जाते हैं तथा कंकड़ युक्त परत शेष रह जाती है। भाई दक्षिणों में, महाराष्ट्र इधर वाली सब जगहों में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है, ऊपरी परत जो होती है वो बह के चली जाती है, जो कोमल कण जो होते हैं उसके वो बह के चले जाते हैं, और बाकी जो बचता है वो कंकड़ युक्त परत शेष रह जाती है। मतलब कंकड़ टाइप मिट्टी वहां पे शेष रह जाती है, बाकी सब बारिश के बहाव से आगे चले जाते हैं। थर्ड है, इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? अब चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटाश का अभाव होता है। अब क्या भाई, इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटाश का अभाव होता है, इसलिए ये क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। इसलिए क्या होती है? यह कम उपजाऊ होती है। मतलब ये सब चीजें एक मिट्टी की उपजाऊता के लिए बहुत जरूरी है, चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटाश। तो इस चीज के लिए ये चीजें क्या करती है? इसको कम उपजाऊ बनाती है, मतलब इसमें ज्यादा खेती नहीं हो सकती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम तथा मेघालय के कुछ भागों में पाई जाती है। इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, अच्छा भाई ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती इन मृदा के ऊपर की जाती है। कौन सी मृदा? लेटेराइट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लाल व पीली मृदा। ओके, इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी की उगाई की जाती है। ये हो गया अपने लेटेराइट। अब आएगी भाई मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई ये रेगिस्तान, जहां पानी कम पाया जाता है, उस जगह वाली मृदा है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, सबको पता है। यहाँ ऊसर, थूर,
राकड़ तथा कल्लर जैसी मिट्टियां पाई जाती है। अब कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? ऊसर, थूर, राकड़ तथा कल्लर, ये मिट्टियों के प्रकार है। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी अनुपजाऊ होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होगा? पानी, जिसमें उपजाऊ कैसी होगी? जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होगा। और अनुपजाऊ कौन सी होगी? जिसमें पानी बहुत कम चाहिए मात्रा में होगा। तो मरुस्थलीय मृदा में, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान में बहुत ज्यादा कम मात्रा में पानी पाया जाता है, तो मरुस्थलीय मिट्टी अनुपजाऊ होती है। कैसी होती? अनुपजाऊ होती। इसमें नमी एवं वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते हैं। इसमें ना तो नमी पाई जाती है और वनस्पति के अंश भी नहीं पाए जाते। यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होते? कंटीले पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है बेटा। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में पाई जाती है। मरुस्थलीय भूमि कहाँ कहाँ है भाई? ये राजस्थान वाली क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, इधर उत्तरी गुजरात वाले क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी या मृदा कहते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाएगी? पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में पाई जाती है। बालू के मोटे कणों की प्रधानता होने के कारण इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होने के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। किसकी मात्रा? नाइट्रोजन की। भाई पौधे को उपजाऊ कौन बना, मतलब मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है। कौन सा तत्व? नाइट्रोजन। तो किसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होना आवश्यक है। तो अगर नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो इसकी उपजाऊ क्षमता भी कम होगी। किसके कारण कम हो रही है? बालू के मोटे कणों, बालू मिट्टी, यहाँ पे बालू मिट्टी पाई जाती है जिसके कणों की प्रधानता होने के कारण इस मिट्टी में नमी धारण नहीं हो पाती है। तो इससे हम, इसमें क्या और किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे ये उपजाऊ कम होती है। आर्थिक दृष्टि से मरुस्थलीय मिट्टियां उपयोगी नहीं होती, परंतु इनमें सिंचाई करके मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मूंग तथा उड़द उगाए जा सकते हैं। भाई यहाँ पे पानी तो कम होता है, लेकिन पानी की व्यवस्था यानी अच्छी सिंचाई करके कहीं से पानी लाकर या फिर पानी की मात्रा को बढ़ाकर इसमें किस किस की फसल की जा सकती है? ज्वार की, बाजरा की, मूंग की तथा उड़द की। ठीक है बेटा। अब आते हैं हमें पर्वतीय या वन मृदा। पर्वतीय से हमें पता चल रहा है कि भाई पर्वत वाला इलाका यानी उत्तरी अपन भारत को कह सकते हैं। ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में नवीन पथरीली दलदली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? पथरीली होगी क्योंकि पहाड़ है ऊपर की तरफ, तो पथरीली दलदली मिट्टी पाई जाती है। हिमालय पर्वत के दक्षिणी भागों में कंकड़, पत्थर तथा मोटे कणों वाली बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ होगी भाई ये? नैनीताल, मसूरी क्षेत्रों में चूने के अंशों की प्रधानता वाली मिट्टी पाई जाती है। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि भाई हिमालय के जो पर्वत है वहां के दक्षिणी भागों में तो कैसी पाई जाएगी? कंकड़ वाली यानी पथरीली मिट्टी पाई जाएगी, अतः मोटे कण वाली बालू युक्त मिट्टी पाई जाएगी। और नैनीताल, मसूरी क्षेत्रों में चूने के अंश वाली, जिसके अंदर चूना उपस्थित हो, वो मिट्टी पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में कांगड़, उत्तराखंड में देहरादून, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा असम की पहाड़ी ढालों पर इस मिट्टी की अधिकता होती है। कहाँ कहाँ होगी बेटा?
हिमाचल प्रदेश के किस में होगी? कांगड़ा जिले में। उत्तराखंड के देहरादून में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में और तथा असम की पहाड़ी की ढालों पर इस मिट्टी की क्या होती है? अधिकता होती है। ये हो गई हमारी मिट्टियां खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन। भाई मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का ढहना। जब मिट्टी ढहती है तो उसे क्या कहेंगे हम? मृदा अपरदन। मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब जो मिट्टी का, एक तो उपजाऊ मिट्टी होती है, एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि भाई जहाँ हमने पढ़ा था कि या तो पानी का बाढ़ का पानी बहुत अधिक आ जाए, या फिर क्या हो जाए कि वर्षा बहुत अधिक हो जाए, या फिर आंधी बहुत तेज आ जाए, तो वो क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है तो वो क्या करती है, अपने साथ उस मिट्टी को, ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को क्या बहा के ले जाती है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। एक तो होता है बेटा मृदा अपरदन, ये तो हमने पढ़ा मृदा अपरदन। सेकंड होता है अवनालिका अपरदन। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कृषि का अवोनिक ढंग, यह भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। इसमें समांतर जुताई न करना, फसलों का चक्रण उचित न होना इत्यादि सम्मिलित है। बहता हुआ जल मृदा को काटते हुए अवनालिकाएं बनाता है। उससे भूमि का क्या होता है? अपरदन होता है। भाई क्या करते हैं किसान? जुताई करनी पड़ती है, खेतों के अंदर मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है। तो उससे क्या होगा, जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो नीचे चली जाएगी, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी। और क्या कारण बताया है कि फसलों का चक्रण उचित न होना, कि भाई हमने क्या किया कि पहले हमेशा ही गेहूं की फसल बो रहे हैं, तो वो चीज नहीं होती, कभी कम पानी वाली कभी ज्यादा पानी वाली, ये चीज होनी चाहिए। तो चक्रण फसलों का सही होना चाहिए। बहता हुआ जल मृदा को काटते हुए अवनालिका बनाता। अवनालिका मतलब जैसे एक नाली का रूप ले लेते हैं, जिससे पानी क्या होता है, बह के चला जाता है। इससे भूमि का क्या होता है? अपरदन होता है। अत्यधिक चराई पहाड़ी ढालों पर पशु और विशेषकर बकरियों द्वारा अत्यधिक चराई के फलस्वरूप मिट्टी का अपरदन होता है। भाई कोई किसी चीज की अत्यधिक चराई की जाएगी तो वहाँ की जो फसल है, भाई वो ओनली फॉर, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो घास है उसको ही खाती है। बकरियां क्या करती है, सब उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है, उखाड़ती है उन सबको। तो उससे क्या होता है कि भाई उसके साथ साथ जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी हट जाती है, जिस कारण क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश वृक्षों के कणों को बांधे रहती है और उन्हें बह जाने से रोकते हैं, किंतु जिन स्थानों पर वृक्षों की अत्यधिक संख्या में काट दिया जाता है वहां पानी के बहाव की गति तेज हो जाती है। भाई क्या होता है कि भाई जहाँ पे वृक्ष होंगे वहां की मिट्टी तो अच्छी पकड़ बना के रखेगी, वहां के वृक्ष उन मिट्टी को पकड़ बना के रखते हैं। लेकिन जहाँ वृक्षों की कटाई हो जाती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि भाई वहां पे जो जल है वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा। इससे क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा, यानी मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी वो वहां पे नहीं रहेगी। उसके बाद मूसलाधार वर्षा अपने साथ मृदा को बहा कर ले जाती है, जिससे अत्यधिक भूमि अपरदन। मूसलाधार यानी बहुत तेज वाले, जब बाढ़ के हालात हो जाते हैं तब वो पानी के साथ अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाती है, जिस कारण क्या होता है, अत्यधिक बहुत ज्यादा किस कारण से होता है, मूसलाधार वर्षा के कारण। अब हम पढ़ेंगे कि इसके उपाय क्या कर सकते हैं, मृदा को बचाने के उपाय क्या कर सकते हैं। संरक्षण मतलब क्या होता है बेटा, बचाव। तो अत्यधिक वृक्षारोपण करना यानी पेड़ लगाना, अत्यधिक पेड़ लगाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। नदियों पर बांधों का निर्माण, नदियों पर बांधों का निर्माण करने से क्या होगा, वो पानी वहां पे ठहर जाएगा,
वो बहता हुआ नहीं जाएगा, मिट्टी को साथ में नहीं ले जाएगा और बाढ़ की स्थिति भी कम हो जाएगी। खेतों की मड़बंदी करना, मतलब खेत होते हैं उनके चारों तरफ पानी बहकर नहीं जाए, उसके लिए क्या करना, अच्छे से व्यवस्था करना। ठीक है। पशुचारण पर नियंत्रण, पशुचारण पे भी नियंत्रण करना होगा। या तो अपने पशुओं को घास वगैरह लाकर दे दो तुम, या फिर उन्हें चारण कम करवाओ। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि ऐसे सीढ़ी वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में ये यहाँ पे जैसे सीढ़ियाँ हो गई, इस तरह से सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जा सकती है। मतलब मिट्टी की ही सीढ़ियाँ बनाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाए। और जिससे क्या होगा, पानी एक साथ सीधा नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा रुक रुक के आएगा, तो वो मिट्टी सारी उसके साथ नहीं जाएगी। ठीक है। ढाल की विपरीत दिशा में जुताई करना, भाई ये ढाल इधर आ रही है, ठीक है, जैसे कोई खेत है, ठीक है, ये खेत है, इसकी जो ढाल है वो इधर की तरफ जा रही है, तो किसानों को क्या करना चाहिए, जुताई किधर करनी चाहिए, इधर की तरफ करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, वो उपजाऊ मिट्टी, जब पानी का बहाव आएगा तो उधर की तरफ ना जाए। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू।